हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट्स कैसा रहा, सेकेंडली कल क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, एंड फाइनली फोर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो मैं अपने चैनल पर पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एंड रिसेंटली उनके रिजल्ट्स आए हैं या फिर बिजनेस अपडेट्स आई हैं Q3 को लेकर, एंड फाइनली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं and आगे उनमें क्या मेरा व्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी आज अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। इनफैक्ट 21,450 21,500 के आसपास जो सपोर्ट था उसके भी नीचे गया, गैप डाउन ओपनिंग हुई। एचडीएफसी बैंक में अगेन काफी गिरावट बनी रही आज भी, जिसकी वजह से क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो काफी लोग जो 21,500 या 21,400 पे भी पुट राइट करके बैठे हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की होगी। आज वीकली एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 21,435 से मार्केट 21,300 के भी नीचे चला गया सिर्फ दो कैंडल में 15 मिनट्स की। बट उसके बाद एक बार पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई तो वापस मार्केट्स में सैनिटी आई, जिससे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड मार्केट्स वापस 21,500 को टच किया। बट उसी के आसपास वापस रेजिस्टेंस फेस करके, क्योंकि पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस का काम किया, एंड उसके बाद वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया 21,500 के ऊपर। तो उसके बाद मार्केट्स थोड़ा सा डिप दिया एंड फाइनली प्रीमियम खाते खाते अराउंड 21,460 के आसपास बंद हो गया। एंड 21,460 के आसपास बंद होने का कारण ये भी था कि 21,450 पे पुट साइड से एंड कॉल साइड से दोनों साइड से ऑप्शंस राइट हो रखे थे, दोनों में इक्वल क्वांटिटी थी ऑलमोस्ट। तो ये एक पिवट पॉइंट बना हुआ था। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है वहां पे भी अपडेट किया था। एंड कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ कि 21,450 पे मार्केट बंद हुआ है। तो आगे जब ये देखेंगे कि कल की मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ऑप्शन चेन को भी थोड़ा स्टडी करेंगे। एट द सेम टाइम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। एक समय काफी ज्यादा गिरावट आई थी बट ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी कर ली। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होगा तो आई थिंक आज भी अच्छा खासा पॉजिटिव ही रहा होगा, या एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं रहा होगा। एंड उसके बाद स्टॉक्स ट्रेडेड देखते हैं। 2600 ट्रेड हुए हैं स्टॉक्स एनएससी में, जिसमें अराउंड 1250 के आसपास एडवांस हुए हैं, 1280 के आसपास डिक्लाइन हुए हैं। तो ऑलमोस्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 का था। आज उतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं था। एंड उसके बाद अभी यूएस मार्केट्स खुले हैं, तो कल के मार्केट्स को स्टडी करने के लिए यूएस मार्केट्स को देखना जरूरी हो जाता है। एंड यूएस के मार्केट्स को देखें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 0.16% नेगेटिव चल रहा है, बट नेस्डैक एंड S&P 500 कई दिन से यूएस मार्केट्स भी काफी वीक थे, जिसके कारण इंडियन मार्केट्स में प्रेशर और बढ़ गया था। बट आज डाउ जोन्स या अभी एज ऑफ नाउ यूएस मार्केट्स ठीक ठाक हैं, तो इतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं लग रहा। एंड यहाँ पे ब्रेकिंग दिया भी हुआ है। S&P 500 राइजेस ऑन थर्सडे एज एप्पल लीड्स टेक हायर। यानी नेस्डैक अपने देख सकते हैं 0.97% अप है। नेस्डैक में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कंपनीज का ज्यादा एलोकेशन है, जिससे नेस्डैक भी ऊपर है एंड ओवरऑल मार्केट्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर एफआईआईज डीआईआईज का डेटा देखते हैं आज, तो एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 9,900 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर हो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं एफआईआईज आई थिंक एचडीएफसी बैंक में इन्होंने जहां तक है काफी अच्छी सेलिंग की है। एंड थोड़े और लार्ज कैप्स में भी सेलिंग की है, क्योंकि 9,900 का जो फिगर है वो काफी बड़ा हो जाता है नेट में। तो उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की बाइंग की है, जिसके कारण मार्केट्स को सपोर्ट मिला। बट एज ऑफ नाउ जरूरी हो जाएगा कि एफआईआईज उतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल ना करें। एंड उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिससे ये मालूम चलेगा कि कल का मार्केट्स कैसा रह सकता है। ऑब्वियसली सिचुएशंस काफी जल्दी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कल से नई वीक स्टार्ट हो रही है, तो नई वीकली एक्सपायरी के लिए लोग ट्रेड ज्यादा करेंगे। तो सिचुएशन जल्दी ही चेंज भी हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ अगर देखें तो 21,400 के नीचे, दैट मीन्स 21,300 21,350 के आसपास कॉल साइड में हार्डली कुछ भी ओपन इंटरेस्ट है। दैट मींस कॉल साइड में रेजिस्टेंस, ये पुट साइड में 21,300 21,350 के आसपास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। दैट मींस मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी एटलीस्ट 21,300 या 21,350 के नीचे नहीं जाएगा। अब देखते हैं 21,400। 21,400 में ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 लाख का कॉल साइड में, यानी कॉल राइट हो रखे हैं। 97,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट आज क्रिएट हुआ है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। एंड उसके अगेंस्ट में 21,400 पे ऑलमोस्ट 3,50,000 पुट राइट हो रखे हैं। दैट मींस 21,400 पे ऑन एन एवरेज पुट साइड में बहुत ज्यादा राइट हो रखे हैं ऑप्शंस, जिससे 21,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे ही 21,450 में भी
पुट ऑप्शन के साइड से अच्छा खासा रिटर्न हो रखा है, दैट मींस ऑलमोस्ट 6 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, दैट मींस 21,450 भी एक सपोर्ट का काम करेगा। पर 21,500 अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, एंड 21,500 पे 1,12,000 के आसपास पुट साइड राइट हो रखे हैं, ओपन इंटरेस्ट है, दैट मींस 21,000 अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एज ऑफ नाउ 21,400 21,450 ये सपोर्ट का काम करेगा, 21,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दैट मींस मार्केट एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट भी कर सकता है अब, एंड जस्ट इन केस मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है 21,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो जो कॉल ऑप्शंस राइट करके बैठे हैं उनको जल्दी से दौड़ भाग करके अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेगी, जिससे मार्केट्स को और ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद मिल जाती है। तो पर्सनली कल के लिए मेरा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि मार्केट्स में आज जो गिरावट आई थी, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स तुरंत रिकवर कर गए, तो कहीं ना कहीं ये अपने मार्केट्स की स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहा है। एंड अब आते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर। तो फर्स्ट जो स्टॉक है फिनिक्स मिल्स, इनफैक्ट ये मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में ही कवर करना स्टार्ट किया है, 1650 पे मैंने कवर करना स्टार्ट किया था, मैंने खुद भी वहीं ऐड किया था, मेंबर्स काफी मेंबर्स ने भी वहीं ऐड किया था। फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मॉल्स की कंपनी है, एंड इसका जो बिजनेस अपडेट आया है वो भी काफी अच्छा आया है। अभी तक इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट कंपनी ने जो अपडेट दी है, बेसिकली Q3 FY4 में जो कंजम्पशन बढ़ी है वो ऑलमोस्ट 24% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। एंड अगर लाइक ऑन लाइक बेसिस देखें, दैट मींस जो इनके जो नए मॉल्स खुले हैं उसके कंजम्पशन को एक्सक्लूड कर दें, तो उसके हिसाब से 4% ही ग्रोथ दिखी है। तो यहाँ थोड़ा सा फिगर लो है, एंड जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी गिरावट भी आई थी, बट ये अब वापस रिकवर कर रहा है। एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस समय जो था इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, इंटरेस्ट रेट भी हाई चल रही है, बट जैसे जैसे इकोनॉमी बेटर करेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, वैसे वैसे रिटेल कंजम्पशन कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्पीड से बढ़ सकता है। एंड मॉल्स को बनाना चलाना काफी मुश्किल काम है। एट द सेम टाइम जो रेंटिंग रेवेन्यू है, लीजिंग रेवेन्यू है, वो कॉन्स्टेंटली आती रहेगी। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंडिया में जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है या फिर जो हायर इनकम लेवल्स है वो धड़ाधड़ इंक्रीज हो रहे हैं, तो उससे काफी सपोर्ट मिल सकता है फिनिक्स मिल्स जैसी कंपनी को। एंड टेक्निकली अगर देखें फिनिक्स मिल्स को, डेली डेली चार्ट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 2700 के आसपास टॉप बनाया था, बट उसके बाद जब मार्केट अपडेट आई तो ठीक ठाक करेक्शन भी हो गया था, फिर इसने 2300 के आसपास लो बनाया, इनफैक्ट कल ही लो बनाया था, बट उसके बाद इसमें ऑलरेडी कल भी रिकवरी आ गई थी। और आज सुबह भी जब ये ऑलमोस्ट 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने तुरंत मेंबर्स को अपडेट किया था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है फिनिक्स मिल्स को ऐड करने में। एंड आज ही कहीं ना कहीं ये 2485 के आसपास पहुंच गया है, दैट मींस ऑलमोस्ट जो लो बना था उससे 5% ऊपर आज ही ट्रेड कर रहा है। तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए फिनोमिनल कंपनी है, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये मैंने 30 से 32 के रेंज में कवर करना स्टार्ट किया था। कंपनी काफी अच्छा कर रही है, अगर इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स आ चुके हैं जो बहुत अच्छे आए हैं। एंड अगर रेवेन्यूज देखते हैं तो ऑलमोस्ट दिसंबर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यूज में। इनफैक्ट आई थिंक 25% भी हो जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 25% के आसपास, 25% के आसपास रेवेन्यूज ग्रो की हैं। नेट प्रॉफिट जो हुआ है 770 करोड़ से 1038 करोड़ हो गया है, दैट मींस अगेन 25% प्लस का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। ईपीएस भी अगेन 1.15 से 1.47 हो गया है, दैट मींस 25 टू 30% के रेंज में ईपीएस ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर में। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी रेवेन्यूज ठीक ठाक इंक्रीज की हैं ऑलमोस्ट 2% के आसपास, जिसके अगेंस्ट में मोर देन 10% का ग्रोथ देखने में मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में, जो काफी अच्छा हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप इसका ग्रोस एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए देखेंगे, तो लगातार लास्ट फ्यू क्वार्टर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपना एनपीए कम किए जा रहा है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टॉक। एंड उसके बाद पीएसयू बैंक्स भी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में थे लास्ट फ्यू मंथ से। एक बार अच्छी रैली आई थी, बट उसके बाद लास्ट फ्यू मंथ से कंसोलिडेट कर रहे थे, तो अब लग रहा है वापस पीएसयू बैंक्स अच्छा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड यहाँ इसने हाई बनाया था 50 के आसपास, उसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया एंड उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था।
एंड वापस ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 50 के ऊपर। अगर ये ट्रेड करता रहता है, एज ऑफ नाउ 52 चल रहा है, तो 50 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली रीजनेबल है, लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इसके रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस में। एंड उसके बाद जो कंपनी है रामकृष्ण फोर्जिंग्स, ये ऑलमोस्ट 320 से मैं मेंबर्स और आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो अराउंड 390 है, इसमें अराउंड 1000 शेयर्स हैं मेरे पास। एंड आज ही इसके रिजल्ट्स आए हैं। एंड रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो सेल्स हुई है 1058 करोड़ फ्रॉम, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो फ्रॉम 980 करोड़ से 1058 करोड़, दैट मींस अराउंड 6 7 to 8% का ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में। एंड उसके अगेंस्ट में अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 82 करोड़ से 87 करोड़ हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो 61 करोड़ से 87 करोड़ हो गई है, दैट मींस 30% प्लस। इनफैक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 87 में 61, दैट मींस अराउंड 43% का ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस भी 3.81 से 4.8 हो गया है ईयर ऑन ईयर। बट अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में क्यूआईपी किया था, दैट मींस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिससे आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं वो इंक्रीज हो गए थे। तो सेम नेट प्रॉफिट पे डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज हो गए, तो जिसकी वजह से ईपीएस थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगेन फेनोमिनल रिजल्ट्स आए हैं। एंड ये स्टॉक भी मैं डेफिनेटली अभी होल्ड करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रेश एंट्री के लिए देखते हैं टेक्निकल्स क्या सजेस्ट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो इसका सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये 740 के आसपास जो इसने हाई यहाँ हाई बनाया था उसके बाद ब्रेकआउट दिया था, वापस ये पूरा रिटेस्ट कर गया था एंड वापस ये अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। तो 740 750 की रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। इसके ऊपर अगर ये 750 के ऊपर ट्रेड करता रहता है, सस्टेन करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा रामकृष्ण फोर्जिंग्स। एंड फाइनली एंड कंपनी फेनोमिनल ग्रोथ भी दिखा रही है। स्पेसिफिकली कंपनी ने जो रेलवे व्हील्स हैं वंदे भारत ट्रेन के, अलग अलग ट्रेन के जो व्हील जो अभी तक मोस्टली इंपोर्ट होते थे उस पे इन्होंने टाई अप भी किया। आई थिंक आरबीएनएल या टीटागढ़ वैगन्स, इन दोनों कंपनी में से किसी एक के साथ टाई अप भी किया है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी कि जो व्हील्स हैं वो भी इंडिया में ही प्रोड्यूस हो। एंड फाइनली ये केमिकल कंपनी, जो बाकी पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है बट ये कंपनी फेनोमिनली परफॉर्म किए जा रही है। मैंने इसको इनिशियली सबसे पहले कवर किया था अराउंड 120 के आसपास, 119 एग्जैक्ट। बट उसके बाद लगातार ये स्टॉक अच्छा किए जा रहा है। एंड इसके रिजल्ट्स मंडे को आए थे शायद। एंड मंडे को ही मैंने जैसे ही रिजल्ट्स आए वैसे ही मेंबर्स को भी अपडेट कर दिया था। ईयर ऑन ईयर देखें, केमिकल कंपनी है तो थोड़ा सा सीजनल इम्पैक्ट होता है, बट अदरवाइज ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी दोनों ही दोनों ही नजरिए से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ईयर ऑन ईयर में ऑलमोस्ट 20% प्लस का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने सेल्स में। एंड नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 50% ग्रो हो गया है ईयर ऑन ईयर, 97 करोड़ से 148 करोड़। ऐसे ही अगर सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 1487 से 1657 करोड़, दैट मींस मोर देन 10% प्लस। एंड वैसे ही 20% का ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई भी कंपनी अगर 20% अचीव करती है तो फेनोमिनल हो जाता है, जिसकी वजह से और वैल्यूएशन अभी भी कंपनी की बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 24 का है, दैट मींस पेग रेशियो 1.8 का आ रहा है। बट कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर का जो ग्रोथ है उस हिसाब से अगर कंसिडर करेंगे तो आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर कि जो पेग रेशियो है वो बिलो 1 पहुंच जाएगा, क्योंकि कंपनी जो नेट प्रॉफिट है उसमें मोर देन 25% का ग्रोथ दिखा रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो 24 का है, तो 24 डिवाइड बाय 25 भी करते हैं तो बिलो 1 हो जा रहा है। एंड कंपनी रैपिडली एक्सपेंशन भी कर रही है, न्यू न्यू प्लांट सेटअप कर रही है, वहां पे अपने जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ा रही है। एंड बुक वैल्यू भी 83 के आसपास है, एक्सक्यूज मी। बुक वैल्यू भी 83 के आसपास है, दैट मींस प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 है, जो अगेन बहुत रीजनेबल हो जाता है। और मंडे को इनफैक्ट 275 पे मैंने सजेस्ट किया था मेंबर्स को कि आप डेफिनेटली इसको फ्रेश एंट्री के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं 275 पे। और कल जब मार्केट्स गिरा हुआ था तब ये 279 पे था, तो अगेन मैंने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड आज ही इसमें मोर देन 11% का जंप देखने को मिला है पीसीबीएल।
ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने हाई बनाया था 270 टू 80 के आसपास, उसके बाद थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन फॉर्म में चला गया था ये, बट आज इससे वापस इसने ब्रेकआउट दिया है 280 के ऊपर और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 310 के आसपास जाके क्रॉस हुआ है, वो भी तब जब मार्केट्स आज थोड़ा सा प्रेशर में थे। तो अगेन और नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो लास्ट फ्यू वीक्स की अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो साफ पता चल रहा है जो ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू रेड कैंडल्स। तो अगेन थोड़ा सा डिप्स में मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको अभी भी कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो भी सजेशंस है एक्सक्यूज मी, एंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये जो भी सजेशंस है ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपकी स्टडी के लिए है, एंड अल्टीमेटली आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो आपको खुद स्टडी करके करना है। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।